उसको रसायन आता है बहुत ज्यादा। करना एक बार थोड़ा। 5 बच्चों ने किया है, सौम्या, प्रिंस, गर्भ ने किया है, राहुल ने किया है, आंचल ने किया है। यार बाकी क्यों नहीं कर रहे? सुमित अच्छा सुमित तो कर लेगा अभी। संदीप वगैरह, ये आदर्श और ये पीर बख्श, सक्षम, सिमरन, विशाल, कब करोगे आप लोग? नितांत। या नहीं करना है तुम लोगों को? कल तक हो जाएगा ना? हाँ, उसको ज्यादा लंबा मत खींचो क्योंकि आगे तो फिर हमें अपने रिवीजन पे ही फोकस करना है ना। आदर्श कब तक होगा? सिमरन, आरुष? हम कल तक ही कर लेंगे मैम, कल कर लेंगे। कल कर लेना, ठीक है, कल कर लेना प्लीज। ठीक है। और जो जो मैम B01 में है, क्या है B01 में? हाँ हाँ हाँ, जिस लोग तुम लोग क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में ऐड हो ना, वहां पे मैंने पिन भी किया हुआ है बेटा वो रिकॉर्डिंग। वो कर लेना। बेशक पीप लोग के ग्रुप 13 14 छोड़ देना, लेकिन वो कर लेना। मैं नो को कर लूंगा बिकॉज छुट्टी है तब से, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट कर लीजिएगा। और ना मैंने उसके साथ एक छोटू सा असाइनमेंट भी दिया है। जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट करोगे ना, उसके जस्ट बाद ही तुम्हें सिर्फ 30 या 35 मिनट्स लगेंगे। उसको कर लेना, वो तुम्हें मतलब हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे ही हो जाएंगे उसमें क्वेश्चन। उसमें ना कुछ क्वेश्चंस होंगे RF निकालने के। ठीक है, जब आप क्रोमेटोग्राफी जब पढ़ते हो, अगर किसी ने, जैसे 5 6 बच्चे कह रहे हैं वीडियो देखे, तो वहां पे क्रोमेटोग्राफी में मैंने RF निकालना सिखा रखा है। तो वो RF के क्वेश्चन काफी पॉपुलर हैं पेपर में, है ना। अलग अलग टेक्निक, मतलब अलग अलग ये क्वेश्चन आता है कि इसको किससे, कौन सी टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हैं, किससे प्योरीफाई कर सकते हैं। तो आप लोग वो कर लेना, वो जो PDF मैंने भेजी हुई है। ठीक है, क्योंकि वहां से तुम्हारा एक क्वेश्चन आने ही वाला है, राइट, तो उसको पक्का कर लो अपना। और मेरे को एक चीज ये भी कहनी थी, अगर आप लोगों को ग्रुप 13 और 14 नहीं करना है प्रीप लोग, तो प्लीज जबरदस्ती क्लास में मत आओ। आप मेरे को बोल दो कि मैम हम ये वाला नहीं कर रहे हैं चैप्टर, आपको कुछ और रिवाइज करना, आप वो कर दो। मेरी तरफ से बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल फ्रीडम है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चैप्टर मैं करा रही हूँ और तुम लोगों का और भी चीज पेंडिंग पड़ा है जो तुम्हें करना चाहिए प्रायोरिटी पे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वो प्रायोरिटी पे करो। राइट, तो आप लोग मुझे बता सकते हो बेझिझक कि मैम हम वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी अटेंडेंस लग गई है क्लास में आते ही। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते आओ। आज ये हो जाएगा कंप्लीट, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा 1.25 घंटे तक। ना 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 ना, नहीं आएंगे, आसान ही आएंगे सौम्या। जैसे मैंने कल क्वेश्चंस कराए थे ना, बिल्कुल वैसे ही सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे। राइट, चलो। देखो, हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हम ये करके जा रहे हैं, और अगर हमें समझ में आ रहा है, अगर हम वो क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखो 95% केसेस में तो क्वेश्चन आसान आएंगे, लेकिन देखो बाकी पेपर किस तरीके से सेट किया जाता है, मान लो उसका मन चले तो घुमा के सवाल दे दिया, ठीक है, वो फिर डिफरेंट केस बन जाता है। उस केस में ऐसा आएगा तो छोड़ के आ जाना, नो प्रॉब्लम। राइट, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज की। ठीक है, फीडबैक, अगर तुम्हें ये चैप्टर नहीं करके जाना ना जेई के लिए, तो आप अपना प्यूरिफिकेशन वाला कर लो। राइट, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज 7 है ना, देखो मैंने 2025 में ही अभी हूं मैं। चलिए, तो बोरोन फैमिली हमारा थोड़ा सा रहता था, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम कार्बन फैमिली पे चलेंगे। तो एक बार मैं रिकॉल करा दूं कल क्या क्या किया था, ताकि तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाए कि हमने क्या किया था। चलिए आइए। तो हमने स्टार्ट किया था बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होती है बोरोन फैमिली की। ठीक है, घर चले जाओ। ठीक है,
जा सकते हो तुम, वो अब तुम लोगों की हेडेक है, अगर तुम नहीं करोगे तो वो तुम्हारा दिक्कत है, मैं तो करा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आइए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो ये हमारे पास था, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा था? एक तो हमने देखी थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो NS2 NP1 थी उसकी, राइट। और हम लोगों ने क्या देखा था इसमें? सबसे पहले हमने देखा था एटॉमिक रेडियस की बात की थी, याद है? तो एटॉमिक रेडियस हमारी डाउन द ग्रुप बढ़नी चाहिए। एक्सेप्शन कहाँ थी? एल्यूमिनियम और गैलियम में। गैलियम की ज्यादा होनी चाहिए लेकिन एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है ना, क्योंकि गैलियम में क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है, राइट। और थैलियम की ज्यादा होती है इंडियम से, बट इतनी ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी थी। दूसरी, आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू याद रखनी थी, जिसमें हमने क्या बनाया था? W बनाया था, है ना। वेरी गुड, ऐसा ही W बनाना है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बोरोन की थी, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और लास्ट में किसकी थी बेटा? इंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी थी। फिर हमने एक तीसरा देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारे पास क्या है? भालू, थालू, इंडिया गए, आलू लेते, यही था, ठीक है, ये था। उसके अलावा हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा था। मेल्टिंग पॉइंट में हमने देखा था बोरोन का सबसे ज्यादा था, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस सबसे ज्यादा था, और गैलियम का सबसे कम था, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था? बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा था कि बोरोन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट था अमंग ऑल द अदर मेंबर्स, ठीक है। सो ये हमने देखा था, राइट। उसके अलावा हमने एनसीईआरटी की बातें पढ़ ली थी। हाँ, उसके अलावा हमने देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था? जो ये वाले ग्रुप वाले हैं वो +3 और +1 दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। मैंने कहा था डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ठीक है। और मैंने कहा था जो थैलियम होता है, थैलियम उसकी +1 ज्यादा स्टेबल होती है थैलियम +3 से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस, क्लियर है? मेरे ख्याल से इतना ही मैंने बताया था, या और भी बताया था? और कोई पॉइंट बताओ रह गया है तो? यही था ना? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। आइए देखो, हमने क्या किया था, ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया था। ट्राइवेलेंट स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल वो 6 होते हैं, जैसे हमने देखा था BF3 BCl3, है ना। ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया था। मैंने कहा था बोरोन sp2 है, अभी वो प्लेनर है, और उसके पास लुईस एसिड भी है, क्योंकि उसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर मैं इसका अडक्ट बनाऊं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊं बिटवीन BCl3 और अमोनिया, तो कैसे बनेगा? नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा उसकी वैकेंट ऑर्बिटल में। तो पहले ये sp2 था, बट आफ्टर फॉर्मिंग एडक्ट ये क्या बन गया है? sp3। तो प्लेनर से ये क्या हो गया हमारे पास? टेट्राहेड्रल। बोलो क्या कहते हो? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा PYQ में आ चुका है। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रही है बेटा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और आपका, या फिर आप बोल सकते हो एडक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक और सवाल ना और बनता है, मैं यहीं पे वो करा देती हूँ। आपके पास आता है एक क्वेश्चन, लुईस एसिडिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BF3, BCl3, BBr3 और BI3, ये बेटा 4 आपके बेसिकली ट्राई हेलाइड्स है बोरोन के। आपसे पूछा क्या जाता है इसका ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा? देखो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड का मतलब क्या है? कि जो बहुत ज्यादा, जिसमें चाहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ये सुनो, जो जितना ज्यादा चाह रखेगा कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, उतना ही वो अच्छा लुईस एसिड होगा, राइट।
तो अब देखो ध्यान से, सब में ही बोरोन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। हाँ मैम है, मैं यहाँ पे BCl3 बना देती हूँ। बहुत आसान है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे किसी की भी बच्चे के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसे ही अपने पास Bi3 है, ठीक है। चलो अब एक बात देखो, अब बोरोन के पास 2p वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, 2p में है। Cl के पास 3p में इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के पास 4p में है, और इसके आयोडीन के पास 5p में है। ये सुनो, तो यहाँ पे क्या है, जो फ्लोरीन है ना वो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग से 2p में क्या करेगा, वैकेंट 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, राइट। तो जो पहले बोरोन बेचारा क्या था, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो फ्लोरीन ने उसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति को पूरा किया, यस और नो, उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम किया वाया बैक बॉन्डिंग, ठीक है। क्लोरीन भी करेगा लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम कर पाएगा, बिकॉज ओवरलैपिंग विल नॉट बी इफेक्टिव, बिकॉज Cl की 3p यूज हो रही है और बोरोन की 2p, तो 2p 3p का ओवरलैप कम इफेक्टिव है एज कंपेयर टू 2p 2p, राइट। अगर मैं BBr3 की बात करूं तो 2p 4p का बहुत ही बेकार ओवरलैप है, और इसमें तो 2p 5p का बहुत ही बेकार से बेकार ओवरलैप है। यानी कि Bi3 में जो बोरोन है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब उसका लुईस एसिड करेक्टर ज्यादा है। क्या ये बोल सकते हैं हम, यस और नो? तो यानी कि अगर मुझे लुईस एसिड करेक्टर का ऑर्डर लगाना हो तो क्या यही होगा। Bi3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, फिर BBr3, BCl3 और सबसे पीछे BF3। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये मैंने शायद पहले भी तुम्हें किया है एक्सप्लेन कहीं ना कहीं, बट कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, कहाँ किया कहाँ नहीं, ये कर लोगे सारे बच्चे, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट आता है। एक और कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि जो AlCl3 है, देखो इसने BCl3 ने तो एडक्ट बना लिया इससे, लेकिन AlCl3 क्या कर रहा है, उसके आगे का नहीं पूछता वो गैलियम इंडियम थैलियम क्या कर रहे हैं, नहीं, मेन अपने पास यही है AlCl3 BCl3। AlCl3 क्या करता है, स्टेबिलिटी पाने के लिए डाइमर की फॉर्मेशन कर लेता है, Al2Cl6 बना लेता है, देखना एक बार ध्यान से देखो। और एल्यूमिनियम क्या है, टेट्राहेड्रली सराउंड है क्लोरीन एटम से, ध्यान से देखो। अब ये क्या होते हैं ना, ये होते हैं ब्रिजिंग बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये जिसको मैं कलर रेड से दिखाती हूँ, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड। तो तुम ध्यान से देखो, जो टर्मिनल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ है 206 पिकोमीटर, जबकि जो ब्रिजिंग बॉन्ड है उसका कितना है, 221 पिकोमीटर, ठीक है। एक तो तुम्हें ये याद रखना है कि जो ब्रिजिंग बॉन्ड होते हैं वो लोंगर होते हैं देन टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। एक ये पॉइंट ध्यान रखना है तुम लोगों को, एंगल नहीं ध्यान रखो क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी फिर ध्यान रखने के लिए, एंगल रहने दो। अब एक बार मैं तुम्हें सिखा देती हूँ कि ये कैसे बना होगा, आइए देखो बच्चों, चलो देखो, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो बोरोन में क्या होता है अपना 1s2 2s2 होता है, राइट। तो एल्यूमिनियम के पास क्या होने वाला है, 3s2 3p1 होने वाला है, बोलो, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको इस तरीके से दिखा रही हूँ बच्चों, ठीक है, और इसके मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, डन है। चलिए, क्लोरीन के पास कितने होते हैं वैलेंस, 3s2 3p5, यानी कि 7 होते हैं, बोलो। तो उसको मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ 7, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है,
एल्यूमिनियम को अपना क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, स्टेबिलिटी गेन करनी है। और ऐसे ही सेम इनके पास भी क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनका मैं एक दिखा देती हूँ जो शेयर करेगा, राइट। तो Cl का एक और इसका एक शेयर कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यस बिल्कुल। यहाँ पे भी एक बन जाएगा और यहाँ पे भी एक बन जाएगा। इतना सबको होगा क्लियर। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो सारे बच्चे, देखो भाई। अब यहाँ से क्या होगा, ये एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन और इसका ये तो बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से, ठीक है। और अब क्या है, अभी इसके पास खाली और वाइटल है, देखो 3 बनाए हैं इसने, है ना, खाली खाली है इसके पास जगह। तो क्लोरीन क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन देखो दे रहा है इस तरीके से, दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे कैसे दिखाओगे, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे ये किसके साथ शेयर कर रहा है और ये जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से बनता है। तो ये किस तरीके का बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मैम ये क्या मतलब हुआ, 3 सेंटर्ड का मतलब क्या है, ये जो ब्रिजिंग वाले हैं 2 AlCl वो है आपका 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसे, देखो बनाना बॉन्ड नहीं है ये, ठीक है। देखो 3 सेंटर्ड मतलब एल्यूमिनियम का न्यूक्लियाई, क्लोरीन का और एल्यूमिनियम का, तो 3 सेंटर हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, देखना 1 2 और 2 ये इसने दिए, दिख रहा है। तो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो टर्मिनल वाले हैं वो क्या है, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा होगा तुम लोगों को, देखो इधर 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इस तरीके से क्या बनता है, Al2Cl6 बनता है। दोबारा से बताऊं तो बोलो। तो ये जो मैंने बनाया है ब्रिजिंग बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। और जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, आपके टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। पेपर में मैम आएगा या नहीं आएगा, चांसेस आर रेयर, क्योंकि ये पहले आता था क्वेश्चन, अब नहीं आ रहा है ये बहुत टाइम से। आ जाए तो भी देखो पता नहीं, ठीक है। वैसे चांसेस इसके कम हैं। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी कहीं याद रहेगा ना, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भी काम अपना उतना चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसी बिल्कुल चीज नहीं बताऊंगी जिसके आने के 0.001% चांसेस, मैं यहाँ पे वही बता रही हूँ जो तुम्हारे पेपर में तुम्हें दिखेगा, ठीक है। आगे आओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवेलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। क्या बोल रहे हैं ये, कि जो ट्राइवेलेंट स्टेट में कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोलाइज मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लो, जो आपके ट्राइक्लोराइड्स हैं, ठीक है। आपको पता है इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगी, यस और नो, यस और नो। तो वाटर क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकता है, यस और नो। तो वाटर के साथ क्या कर लेंगे, ये रिएक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, बना लेगा ये, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर में और इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्पीसीज बना लेते हैं। और मेटल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे जो एलिमेंट है, नॉट मेटल, जो भी एलिमेंट होगा वहां पे वो क्या होगा, sp3 होगा। वो तुम्हें दिख भी रहा है, पढ़ चुके हो आप लोग, कोऑर्डिनेशन भी पढ़ चुके हो, वो भी केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम क्लोराइड की, ध्यान से देखो, अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो पानी के साथ एसिडिक मीडियम में, तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ना कि टेट्राहेड्रल। क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया था और उसने कंफ्यूज करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला भी दिया था।
राइट। तो ध्यान रखना ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसमें जो एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d2। एल्यूमिनियम के पास क्योंकि 3d ऑर्बिटल्स होती हैं इसीलिए बॉन्डिंग में वो 3d ऑर्बिटल को क्या करता है, यूज करता है। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट ध्यान रहेगा तुम लोगों को। ये दोनों ही बातें पहले पेपर में पूछी जा चुकी हैं, राइट। अच्छा, अब आते हैं आगे, आगे आ जाओ। बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्योंकि बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है ना, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है उसको ब्रेक करने में, तो ऑलमोस्ट वो अनरिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। फिर वो कह रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ क्या सीन है, एल्यूमिनियम क्या करता है, उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि अपने सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, कि अगर मान लो कोई अटैक कर रहा है उस पे तो वो जो लेयर बनी है वो प्रोटेक्ट कर रही है ताकि फर्दर अटैक नहीं हो सके। एल्यूमिनियम की बात कर रही हूँ ये मैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं लेकिन जो अमोर्फस, ध्यान रखना ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, अमोर्फस में नहीं होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो जो अमोर्फस बोरोन और एल्यूमिनियम मेटल है वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको हीट किया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको क्या मिलेगा, B2O3 मिलेगा और Al2O3 मिलेगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या बोला मैंने, अगर आप देखो फिर से सुनो, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरोन रिएक्टिव नहीं है और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, ऑक्साइड की लेयर बना रहा है जो कि फर्दर अटैक नहीं हो पा रहा। बट अगर मैं अमोर्फस बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करूं, उनकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो आपको B2O3 और Al2O3 मिलेगा। बस आपको इस पे यही करना है। इतना हो जाएगा, ये रहने दो, खत्म, आ गया। फिर वो क्या कह रहे हैं, द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप, बोरोन ट्राई ऑक्साइड इज एसिडिक एंड रिएक्ट विद बेसिक ऑक्साइड फ्रॉम मेटल बोरेट्स, एल्यूमिनियम गैलियम ऑक्साइड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारे पास, ध्यान से सुन लो, जो ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, B2O3, Al2O3, गैलियम का ऑक्साइड, ठीक है, बैंगन आलू गाजर, इंडियम का ऑक्साइड और थैलियम का ऑक्साइड, ठीक है। तो जो ये है आपका बोरोन का ऑक्साइड है वो तो एसिडिक होता है, ठीक है, ये आपके एम्फोटेरिक होते हैं, राइट, और आपके जो नीचे वाले हैं वो बेसिक होते हैं। ये मैंने शायद तुम लोगों को बताया था ना जब मैं तुम्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स करा रही थी। क्या थे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, आना एक बार। जनाबे असली अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, जनाबे कौन था, फिर से आओ एक बार, ZNO। जनाबे असली कौन है, आर्सेनिक का ऑक्साइड, अली यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जनाबे असली अली ने गाया, गाया यानी गैलियम ऑक्साइड, बेकार बेरिलियम का ऑक्साइड, कार यानी क्रोमियम का ऑक्साइड, बेकार पंजाबी सॉन्ग, PbO और PbO2 दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं, इनमें भी बताऊंगी। सॉन्ग यानी कि टिन, SNO2 ये भी क्या है, एम्फोटेरिक है। तो ये पॉपुलर कुछ ट्रिक से मैंने याद करवाए थे, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। बस यही आएंगे पेपर में और कुछ नहीं। चलो, इसको तुम कब पढ़ोगे, जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा, जब तुम पे पता चलेगा कि अगले दिन भाई हमारा पेपर है, उसके पहले दिन ही ये ऊपर ऊपर से पढ़ जाओगे। क्वेश्चन आ जाएगा तो देखो अच्छी बात है, अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो दुख मत बनाना वहां पे कि मैम क्वेश्चन नहीं बना। ऊपर ऊपर से जो मेन मेन चीजें है ना वो आप पढ़ते जाना। बाकी इसका एक बार वो लगाऊंगी इनऑर्गेनिक का सेशन तो डेटा वगैरह दोबारा रिवाइज करा दूंगी। आगे आ जाओ, देखो फिर क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो बोरोन है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है एसिड और एल्कली के साथ इवन एंड मॉडरेट टेम्परेचर। ध्यान से सुनो,
क्योंकि बोरोन क्या है, अनरिएक्टिव बोला था हमने, राइट। तो बोरोन जो है, अगर मैं बोलूं कि एसिड या एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, वो नहीं करता। इवन अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा भी दोगे तब भी नहीं करेगा। लेकिन जो एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम का भी मैंने बोला था ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, डिसोल्व इन मिनरल एसिड एंड एक्वस एल्कली, और क्या दिखाता है अपना, वो एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है। ये आपको रिएक्शन दोनों आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए। अगर एल्यूमिनियम मान लो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर तुम्हें वो नहीं, बैलेंसिंग नहीं करनी इसकी, तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम +3 में चला जाएगा, ठीक है। Cl नेगेटिव और H2 गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। तुम्हें पता भी है एल्यूमिनियम रिएक्टिव होता है। और अगर मान लो अगर तुम मान लो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हो तो नहीं हो पाएगी रिएक्शन, क्योंकि क्या करेगा एल्यूमिनियम, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा सरफेस पे, ठीक है। अच्छा, अगर एल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखना एक बार, ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा तुम्हें, और H2 गैस रिलीज होगी। इस कॉम्प्लेक्स का नाम सारे बच्चे याद रखेंगे, क्या है, पढ़ा है ना तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, टेट्रा हाइड्रोक्सो, सोडियम भी आएगा आगे, एल्यूमिनेट 3, ठीक है। यानी कि क्या क्या करना है इसमें, थोड़ा सा ज्यादा ही करना है। एक तो तुम्हें ये रिएक्शन याद करनी है, ये वाली, और ये भी याद रखनी है, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे तो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा वो। ये चीजें, 3 चीजें याद रखनी है इस वाली स्लाइड में से। चलिए, अब ये वाला मैंने पढ़ा दिया है, तुम एक बार इसको मेरे लिए पढ़ के देख लो। पढ़ के देखो, कुछ समझ आया है, पढ़ो। आया, एक बार मैं भी पढ़ देती हूँ, है ना। चलिए आइए। Certain important trends can be observed in the chemical behavior of group 13 elements. The trichlorides, bromides, iodide of all these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water. Species like tetrahedral and octahedral except in boron. Boron में क्यों नहीं बोला ये, क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, तो वो 6 तक नहीं बना पाएगा बोन। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद कह रहे हैं जो मोनोमरिक ट्राइहलाइड्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। BF3 easily react with Lewis base as NH3 to complete octet, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आगे आओ। It is due to the absence of d orbital that maximum covalency of boron is 4, which is very very important point. बोरोन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो अपना कोवेलेंसी 4 से बियॉन्ड नहीं जा सकता, 4 बना सकता है मैक्सिमम, राइट। अच्छा, आगे वो बोल रहे हैं सिंस द डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल विद एल्यूमिनियम, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है, बाकी नीचे के जितने भी बंदे हैं सबके पास डी ऑर्बिटल है, तो वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं बियॉन्ड 4, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द अदर मेटल्स हैलाइड, जिसमें इन्होंने सिर्फ AlCl3 का बोला है,
आर डाइमराइज्ड थ्रू हैलोजन ब्रिजिंग, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. The metal species complete its octet by accepting electron from halogen in these halogen bridge molecules. Done है, ऑलरेडी कर लिया ये कवर. ठीक है, कुछ रटना जैसा बहुत बहुत कम है जो रटना है. क्वेश्चन करते हैं, आइए. चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का. सिर्फ इतना ही करके जाना है, तुम्हें अलग से कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर के लिए, कोई और मेहनत नहीं करनी, इतना कर लो वही बहुत है. और इसको लास्ट प्रायोरिटी देना अपनी, पहले सारा रिवाइज कर लेना. आओ. द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन मोर अबंडेंट आइसोटोप ऑफ बोरोन इज x. हमें पता है बोरोन का जो मोस्ट अबंडेंट वाला आइसोटोप होता है वो होता है 11. बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5. तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर जाएगा 6, तो x आ जाएगा 6. फिर वो कह रहे हैं एमोर्फस बोरोन, देखो उसने लिख के दिया स्पेशली, एमोर्फस बोरोन हीट करने पे एक प्रोडक्ट बना रहा है, वो है B2O3. तो बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +3. बोलो भाई. तो ये हो गया y की वैल्यू. तो 6 + 3 अपने पास क्या आ जाएगा, 9. ठीक है, डन है. मेरे ख्याल से सबको ये सिंपल सा क्वेश्चन लगा होगा. आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. The decreasing order of atomic radii of group 13 element is this. हाँ जी, तो ये ठीक है कि नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या यही होता है क्या, नहीं ना, गलत है ना ये वाला, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो गैलियम की ज्यादा है एल्यूमिनियम से, जबकि हमने देखा था कि गैलियम की कम हो जाती है. रीजन आपका शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन. तो ए तो हमारा गलत, और हमें पहले देख लो बताना क्या है, गलत सही बताना है. तो जहां पे ए है वो हटा दूं, क्वेश्चन सोल्व, डन डन डन. बाकी तुम्हें आता है नहीं आता, चल कोई दिक्कत नहीं है. फिर वो कह रहा है डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. नहीं मैम, उसमें तो भालू धालू इंडिया का आलू लेने बड़ा ही इरेगुलरिटी है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. फिर वो कह रहे हैं एल्यूमिनियम डिसोल्व इन डाइल्यूट HCl एंड liberate H2 but concentrated HNO3 renders Al passive by forming a protective oxide layer. फलाना ढमकना, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. फिर वो कह रहे हैं जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं क्या उनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है. नहीं मैम, थैलियम बस +1 में, बाकी की तो +3 ही है. फिर वो कह रहे हैं हाइब्रिडेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस इज sp3d2. बिल्कुल ठीक है. तो एक भी ऐसा लाइन नहीं है जो उसने एनसीईआरटी से कॉपी ना किया, यूं का यूं एनसीईआरटी की लाइन बना के ही उसने क्वेश्चन बना दिया. बनाने वाले ने भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी की लाइन उठाई वही चेप दी तुम लोगों को. ठीक है, तो सी और ई करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट देखो. फिर है ग्रुप 13 के ट्राइवेलेंट हैलाइड्स गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर. मैम बिल्कुल ठीक है. AlCl3 upon hydrolysis in acidic fied aqueous solution form octahedral. ये भी ठीक है. तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी एकदम ट्रू है. सिंपल है. चलो बहुत सही. ये वाला करना. डन. चलो, तो लुईस एसिड करेक्टर Bi3 का सबसे ज्यादा है और एक ही ऐसा ऑप्शन है. चलो 2022, वैसे तो मैं 23, 24, 25 के कवर करवा रही हूँ, बट कुछ जो 22 के मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं करवा दे रही हूँ. तो यहाँ पे क्या है, बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF6. ये बिल्कुल ठीक है ना, सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है. आदर्श ठीक है क्या ये पॉइंट, क्यों ठीक है ये भी बता दो. क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल ही नहीं है, हाँ, तो फोर्स ज्यादा नहीं कर सकता कोवलेंस. ये नहीं बना पाएगा, विच इज रोंग. और नहीं ठीक है, अनेबल बोल रहा है ना, ठीक है. साइज ऑफ बोरोन छोटा होता है, हाँ मैम दोनों ठीक है, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है ना. करेक्ट एक्सप्लेनेशन शुड बी कि बोरोन डज नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल, इसलिए it does not expand its covalency beyond
4. This would be the correct reason for assertion. Okay. नेक्स्ट आता है देखो वैसे तो ये कंपाउंड्स ऑफ बोरोन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे बस मेरे को एक चीज बताना है, जो आपका H3BO3 होता है ना, ऑर्थोबोरिक एसिड, उसका तुम्हें एक स्ट्रक्चर देखना है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सोपी टच होता है इसका, वाटर में कम सोल्यूबल होता है, बट गर्म पानी में वो ज्यादा सोल्यूबल होता है। ठीक है, इसका सिर्फ ना स्ट्रक्चर मुझे बताना था तुम्हें। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है तुम्हें? ये ऑर्थोबोरिक एसिड का कैसे लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ध्यान से देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है अलग अलग यूनिट्स में, है ना। और एक और चीज मुझे क्या बतानी थी, इधर देखो, जो आपका बोरिक एसिड होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड को तुम बोरिक एसिड भी बोल सकते हो, H3BO3 बोला ना मैंने, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है, ध्यान से देखना एक बार, ऐसा। तो एनसीईआरटी लिखती है कि जो बोरिक एसिड है ना, वो वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक मोनोबेसिक एसिड का क्या मतलब है कि वो H+ नहीं दे पाएगा आसानी से। यस, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड का मतलब क्या होता है कि H+ नहीं दे पा रहा है ना। बट एक्ट एज लुइस एसिड, मैम लुइस एसिड की तरह तो ये बिहेव करेगा, बिकॉज इट हैज वेकेंट प्योर बाइटल। तो अगर आप वाटर की रिएक्शन कराते हो इसके साथ, तो देखना ऐसा ही कुछ बनेगा। वाटर ने अपने ऑक्सीजन ने दिए तो पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन वही है जो अपन ऑर्गेनिक में पता है, चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा। क्या कहते हो? तो अब समझ में आया वो क्या बोल रहा है। बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, मतलब वो खुद अपना H+ रिलीज नहीं कर रहा। आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ऑक्सीजन, उसके बाद जो है वो यहां से H+ को रिलीज कर रहा है। यस और नो? तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑल राइट, बोलो भाई। यस मैम। दूसरा, इसका एक स्ट्रक्चर कि इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनकी यूनिट्स के बीच में। चांसेस वैसे तो 5% ही है इसके आने के, बस थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हो आप। एक ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इस पे काफी ज्यादा जेई को प्यार है इस क्वेश्चन से, कि बोरिक एसिड वीक एसिड की तरह क्यों कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज नॉट एबल टू रिलीज H+ आयन ऑन इट्स ओन। क्या बोरोन का खुद का कोई H+ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। It receive OH negative ions from water molecule to complete its octet and in turn release H+. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता दिया है। अब आते हैं B2H6 का स्ट्रक्चर। डाइबोरेन तुमने सुना होगा जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रही थी कि एसिड को रिड्यूस करने के लिए B2H6 इज अ गुड रिएजेंट टू रिड्यूस अल्कोहल। क्या पता वहीं से ही इसका क्वेश्चन फ्रेम कर दे, पता नहीं चलता। तो देखो भाई, BH3 क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, तो B2H6 क्या होता है आपका, डाइबोरेन होता है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है बना कैसे। इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इस तरीके से। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बना है ये, देखना एक बार, पहले पढ़ लो। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरोन एटम्स लाई इन अ वन प्लेन। क्या समझे? तो जो ये 4 आपके टर्मिनल हाइड्रोजन है ना, इधर देखो ये 4, और जो ये 2 बोरोन, ये तो सेम प्लेन में है, ठीक है। और अबाउट द प्लेन एंड बिलो दिस प्लेन देयर आर 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर रेगुलर। रेगुलर मतलब जो तुम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो। और जो 2 ब्रिजिंग है, ये वाले जिनको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, वो क्या है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब हमें यही देखना है कि ये कैसे बना, राइट। आइए,
देखो भाई, वैसे तो इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें काम की है, बस इतना ही करना है तुम्हें, बाकी अपन देख लेते हैं। देखो बोरोन के पास कितने होंगे? 3, तो मैं बना देती हूँ 3, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास 1-1, देखो जी, हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो ये बेसिकली शेयर कर लेंगे, देखो एक बार, तो ये बन गए जो अपन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है क्या? देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोरोन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल भी होगी हमारे पास, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ मैं इस तरीके से, देखो होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बनते हैं। देखो जो बोरोन का एक ये इलेक्ट्रॉन है और जो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना एक बार, देखो ध्यान से, बोरोन का जो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, और बोरोन की ये जो खाली वाली ऑर्बिटल है, ये वाली, ये वाली, ये आपस में क्या करती हैं? ओवरलैप करती हैं इस तरीके से, ध्यान से देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है नो डाउट। क्या करती हैं? सब अपनी डेफिशिएंसी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं होती है ये डेफिशिएंसी पूरी। क्यों? क्योंकि देखो ना, हमारे पास सेंटर कितने हैं? 3, ये एक बी, एच, बी, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, बोरोन को तो एक और बनाना पड़ेगा शेयर करने के लिए, तो वो हाइड्रोजन का ले लेता है, और जो ये बोरोन की खाली वाली है, ये भी क्या कर लेता है? इसकी शेयर कर लेता है, यानी कि हाइड्रोजन के ये वाला भी शेयर कर लेता है, और इसका वैकेंट वाला भी क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाना बॉन्ड बनता है। सेम यहाँ, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों बोला है? सेंटर तो 3 है, बोरोन का, हाइड्रोजन और बोरोन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं? 2, हाँ के ना। सेम यहाँ पे भी यही होता है, सेम यहाँ पे भी यही होता है, क्या? जो बोरोन की वैकेंट ऑर्बिटल है और जो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, और ये जो बोरोन का है, ये क्या करते हैं? आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो ये तुम्हारा बनता है बनाना बॉन्ड। तो हमें क्या याद रखना है? फिर से सुनो, बनाना बॉन्ड बनता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 टर्मिनल बॉन्ड है, और 4 हाइड्रोजन और 2 बोरोन, वो सेम प्लेन में है, लेकिन जो हाइड्रोजन ऊपर और नीचे है वो डिफरेंट प्लेन में है ना, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है। और जो आपका ब्रिजिंग बॉन्ड है, इधर देखो ब्रिजिंग बॉन्ड, ये रहा, ये वाला, कितने पिकोमीटर है? 134, और जो टर्मिनल है वो कितना है? 119। तो यहाँ पे भी जो ब्रिजिंग बॉन्ड है वो ज्यादा देखने को, लंबे देखने को मिले एज कंपेयर टू टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है जी। बस ये ध्यान रखना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्या करना है फिर से सुन लो, टेबल करनी है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, ये करना है तुम्हें। इनर्ट पेयर इफेक्ट करना है, लुईस एसिडिटी ऑर्डर करना है, बोरोन कोवेलेंसी चार्ज से एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता वो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने क्या बताया है कि AlCl3 जब एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में क्या बनाएगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ठीक है। एमोर्फस बोरोन और एमोर्फस एल्यूमिनियम क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और B2O3। उसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है, क्या बोलते हैं, बोरोन का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, B2O3 आपका एसिडिक था, एल्यूमिनियम और गैलियम का एम्फोटेरिक था, और नीचे वाले दोनों का क्या था? बेसिक इन नेचर था। डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ रहा है, बस यही तुम्हें पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना।
ठीक है, खत्म है 13 ग्रुप। अब आ जाओ 14th ग्रुप पे। देखो भाई, अब इसमें क्या काम की चीज है, एक बार पूरा मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ और उसमें जो काम की चीज है वो हम बस करेंगे। देखो, कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन फैमिली की, तो काशी गए शिव पार्वती, ये कुछ आपके मेंबर है। नीचे फ्लेरोवियम भी आता है विच इज रेडियो एक्टिव, याद रखने की जरूरत नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिर वो कह रहे हैं कार्बन 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, याद रहे तो कर लेना वरना छोड़ दो। ठीक है, फिर वो बोल रहा है इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। एलिमेंटल स्टेट में कार्बन एज अ कोल, ग्रेफाइट, डायमंड है ना, इसके एलोट्रोपिक फॉर्म है ना ग्रेफाइट, डायमंड। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। ये करने की जरूरत नहीं है। आगे आओ, यहाँ पे नेचुरली जो कार्बन के दो आइसोटोप मिलते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13 होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा आइसोटोप है वो कार्बन 14 भी होता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 5770 साल। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो अगर रखा जाए तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा सिलिकॉन सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, वो हमने कल भी देखा था। उसके अलावा ये ध्यान रखना, जो टिन है आपका, टिन वो कहाँ मिलता है, मेनली एज अ कैसिटराइट SnO2 और लेड एज अ गैलेना। ये आप ध्यान रखना, कैसिटराइट ये क्या है, टिन का ऑक्साइड है, और गैलेना क्या है बेटा, लेड सल्फाइड है। ठीक है, उसके अलावा जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन की, तुमने सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा, उनको यूज किया जाता है टू मेक ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये क्वेश्चन 2024 में आया था जेई के। ठीक है, बस मैम इसमें से क्या करना है, बस यही याद रखना, एक तो गैलेना और ये गैसिटराइट और ये वाली चीज, बस 3 चीजें याद रखना, बाकी छोड़ देना। अब आ जाओ टेबल पे, रेडी हो, चलो टेबल हम करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में आपको पता है 6, 14, 32, 50, 82। 6 में तुमने 8 ऐड किए, इसमें तुमने कितने ऐड किए, 18 ऐड किए, और इसमें तुमने कितने ऐड किए, 18 ऐड किए, और इसमें 32 ऐड किए। ठीक है, चलिए अब बात आती है एटॉमिक मास, वो तो करने की जरूरत नहीं, कार्बन का ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जनरल NH2 NP2 बेटा। तो कार्बन की क्या होगी 2s2 2p2, ध्यान से देखो। वैलेंस इसकी 3s2 4s2 5s2 और इसकी 6s2। और ध्यान रखना जर्मेनियम में D10 भर रहा है, टिन में भी D10 भर रहा है, और लेड में F वाले की भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है। डन है, ठीक है मैम। अब बात आती है कोवेलेंट रेडियस पे। कोवेलेंट रेडियस देखो, कंफ्यूज मत होना 13 और 14 में। कायदे से जो रेडियस है, जो साइज है, वो डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास। और देखो यही है क्या, ये देखो यही है, 77 से 118, 122, 140, 146, मतलब बढ़ रहा है, एक्सेप्शन तो कोई नहीं। तो क्या चीज है फिर यहाँ पे ध्यान रखने लायक, वो ये है कि जब मैं कार्बन से सिलिकॉन जा रही हूँ तो अच्छा खासा चेंज आ रहा है, राइट, 118। लेकिन जब मैं जर्मेनियम पे जा रही हूँ तो देखो सिर्फ 4 यूनिट का आ रहा है डिफरेंस। जब मैं टिन से उस पे जा रही हूँ लेड पे, तो 6 यूनिट का आ रहा है। वो क्यों आ रहा है वो तो तुम समझ ही गए होगे, क्योंकि जब मैं सिलिकॉन से जर्मेनियम की तरफ जा रही हूँ तो मेरी डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई है, विच जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो वही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज श्रिंक होगा। और श्रिंक कितना हुआ है कि 120 तक पहुंचा है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। सेम यहाँ पे भी लेड में एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से ये काम हो रहा है। तो यानी कि इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि सिलिकॉन जर्मेनियम का ऑलमोस्ट सिमिलर है, रेडियाई है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही टिन और लेड का सिमिलर है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आएगा। पेपर में तुम्हें ऑर्डर ही ध्यान रखना पड़ता है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, चलिए मैम आगे चलते हैं। आगे किस पे चलते हैं, देखो आयनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बढ़ ही रहा है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलो,
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए ना साइज बढ़ने से, तो देखो घट रही है क्या, 1000 से 786, 786 से 761, 708, लेकिन ये यहाँ पे हो चुका है लोचा। लोचा हो गया, मतलब क्या देखने को मिला, कार्बन की सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, लेकिन अब बीच में क्या आ गया है, लेड आ गया है। मैम याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। और क्यों आया लेड, आगे क्यों आया, वही सेम रीजन, एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल पाना कंपैरेटिवली टिन से ज्यादा मुश्किल है। डन है, ठीक है, अभी रिवाइज करा दूंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें क्या था, भालू थालू इंडिया गए आलू लेने, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कायदे से नीचे घटनी चाहिए, घट रही है क्या, 2.5 मैम घटी, मैम बराबर, मैम बराबर, मैम बढ़ गई, मतलब इसमें क्या हुआ, कार्बन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर लेड की है, फिर सेम है सबकी, क्या कहते हो, और लेड की थोड़ी ज्यादा क्यों हुई होगी, वही एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे सवाल। मैम डेंसिटी करनी है क्या, डेंसिटी मत करना, नहीं पूछेगा तुमसे। कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है वैसे, देखो ना, नहीं बीच में कम, डेंसिटी वैसे बढ़नी चाहिए, लेकिन सिलिकॉन की कम है, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, सिलिकॉन में थोड़ी सी एक्सेप्शन है, बट इसको रहने देना, डेंसिटी नहीं पूछता है। मेल्टिंग पॉइंट देखो बच्चों, आ, ध्यान से देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, एक बार ना, जो मैंने ग्रुप 13 में तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट बताया था, और जो ये यहाँ पे ग्रुप 14 है, तो ग्रुप 13 का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो ज्यादा था, या फिर ग्रुप 14 वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, देखो एक बार, चेक करो। इम्पोर्टेंट है, चेक करके बताओ मेरे को एक बार, वैल्यू के आसपास बताओ किसका ज्यादा था। हम कार्बन वाले करें। इसका ज्यादा है, ठीक है, तो यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रुप 14 का ज्यादा आ रहा है, राइट, और कार्बन का 4000 है, फिर देखो कम हुआ, फिर कम हुआ 1200, फिर कम हुआ, लेकिन लेड में बढ़ गया, तो इसमें तुम्हें ज्यादा झंझट नहीं पालना, बस ये याद रखो, टिन का जो होता है, ये याद ही रखना पड़ेगा, टिन का जो होता है वो कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, टिन का क्या होता है, कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का याद रखना है क्या, ये क्या हो रहा है, कम नहीं, ये याद नहीं रखना, बिकॉज इसमें एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, बस ये याद रखना, रखा जाएगा। तो क्या क्या करना है, सुनो इधर से, एक तो कोवलेंट रेडियस, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ ही रहा है, लेकिन जो ये छोटा बहुत वेरिएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी में वैसे तो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन लेड का ज्यादा हो जाता है टिन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन का सबसे ज्यादा है, फिर लेड का, बाकी सबका बराबर है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ध्यान रखना, जो आपका ग्रुप 14 वाली फैमिली का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 13 वाली फैमिली का, ठीक है, जिसमें सबसे कम इसमें किसका है, टिन का। और एक और बात भी ध्यान रखना, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ती है बेटा, है ना, पीरियड में, तो ग्रुप 14 की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है हमारे पास, ज्यादा होगी ग्रुप 13 के कंपैरिजन में। डन है, चलिए आइए, एक बार ये मुझे पढ़ के, मतलब एक बार ये रीड करो, फिर मैं करूंगी रीड, पहले तुम रीड करो, कुछ समझ में आया या नहीं आया इसमें।
आराम से पढ़ना, टेक योर टाइम। थोड़ा सा सिमिलर सा लग रहा है, आइए देखो एक बार। वो कह रहे हैं क्योंकि ग्रुप 15 में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, है ना, तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाएंगे? 2 की दिखा पाएंगे जब पी के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एस के भी चले जाएंगे तो +4, तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर वो कह रहा है कि कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है, जैसे देखो ना, दिखा सकता है, मीथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेरा बेटा? -4 है ना, तो कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर वो कह रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना बेटा आसान तो नहीं है, क्योंकि एनर्जेशन एनर्जी का सम बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो +4 ऑक्सीडेशन वाले स्टेट वाले बंदे हैं वो जनरली कोवेलेंट इन नेचर होंगे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि हैवियर मेंबर मतलब नीचे जाते जाते +2 दिखाने की टेंडेंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है, जैसे जर्मेनियम है वो +2 दिखा सकता है, +4 भी दिखा सकता है, टिन जो है वो +4 दिखा सकता है, +2 दिखा सकता है, लेड भी दिखा सकता है, लेकिन लेड की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी बच्चों? +2 वाली होगी। क्यों होगी? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर वो कह रहे हैं इट इज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, relative stability of these two oxidation state vary down the group, carbon oxidation state vary down the group। अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन तो मोस्टली +4 दिखाते हैं, जर्मेनियम +4 में स्टेबल बनाता है, कुछ ही कंपाउंड्स +2 में होते हैं, टिन जो है दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, टिन +2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, कार्बन सिलिकॉन +4 में ही रहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके अलावा जर्मेनियम भी +4 में ज्यादा स्टेबल है, टिन +2 +4 दोनों दिखाता है बट +4 में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जो टिन +2 वाले कंपाउंड्स होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो जाना चाहेंगे ना +4 में, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, जो दूसरों को रिड्यूस खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। लेकिन जो लेड भैया जी हैं वो +2 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो +4 वाले क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्या कहते हो? बिकॉज लेड वॉन्ट्स टू गो इनटू +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो गए? सौम्या हो गया, आंचल, आदर्श? यस मैम। मुश्किल तो लग रहा? सुमित, आर्यन, संदीप, प्रिंस, आरुष, विशाल, नितांत, ठीक है, आइए। यस। उसके बाद ये पढ़ो इसको, टेट्रावेलेंट से पढ़ना चालू करो इसको। क्या बोला है अब मेरी सुनो। वो ये बोल रहा है कि जो टेट्रावेलेंट स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल वो 80 है ना, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल इन्होंने लिया CCl4। तो एक बार बताओ, CCl4 लेना चाहता है क्या कुछ? मैम कैसे लेगा? पहली बात तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऊपर से इसके पास कुछ है ही नहीं लेने के लिए, खाली जगह ही नहीं, तो ये देना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल भी लेना चाहते हैं, जो ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, बस यही है। और कार्बन की भी कोवेलेंसी 4 से ऊपर नहीं जा सकती, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ
डी ऑर्बिटल, खत्म कहानी। लेकिन जो इसके नीचे वाले बंदे हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, भाई उनके पास होती है डी ऑर्बिटल, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कोवेलेंसी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं SiCl4, मैम सिलिकॉन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये तो वाटर के साथ रिएक्शन भी कर सकता है, ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इसकी खाली, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर सकता है, राइट। फिर वो कह रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन देम, जो बाकी एलिमेंट्स हैं, हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर स्पीसीज, और SiF6 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, जर्मेनियम का हेक्साक्लोराइड एग्जिस्ट करता है, टिन का हाइड्रोक्साइड जो है एग्जिस्ट करता है। क्यों कर रहे हैं ये सब, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और सबकी जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की, वो क्या है, sp3d2 है। डन है ये वाला पेज। यस मैम। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ग्रुप 14 वाले बंदे, तो दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, MO और MO2। क्यों, क्योंकि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 और +4। फिर वो कह रहे हैं जो SiO है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, मत करो, इतना याद करोगे तो भूल ही जाओगे। फिर वो कह रहे हैं कि जो ऑक्साइड्स हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये तुम्हें ऑलरेडी बताया गया है मेरे द्वारा, कि अगर ऑक्साइड्स अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उनका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। उसके अलावा CO2, SiO2, जर्मेनियम का ऑक्साइड, ये क्या है मेरा बेटा, एसिडिक है। टिन का ऑक्साइड और लेड का ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक है, ये तो हमने कर लिया है ऑलरेडी। की कहते हो, ठीक है। ऐसे ही जर्मेनियम का ऑक्साइड GeO, ये भी एसिडिक है। टिन का SNO, PbO, ये भी क्या है, एम्फोटेरिक है। क्या कहते हो, लेकिन जो CO है वो न्यूट्रल है। तुम्हें न्यूट्रल का वो याद है बेटा ट्रिक, न्यूट्रल ऑक्साइड की ट्रिक याद है, राहुल को याद है, राहुल, नो को नाश हुआ, NO को यानी CO, नाश यानी N2O, और हुआ यानी कि पानी, बस। डन, चलिए आइए। ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो खत्म ही होने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 स्लाइड रहेगी फिर क्वेश्चंस है, ठीक है। देखो दीज एलिमेंट्स कैन फॉर्म हैलाइड्स ऑफ फॉर्मूला MX2 MX4, क्योंकि ये ध्यान से सुनना आराम आराम से, क्योंकि ये एलिमेंट्स +2 और +4 में कॉमन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो हैलाइड्स बना रहे हैं वो MX2 और MX4 टाइप के बना रहे हैं। X यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि कार्बन को छोड़ के बाकी जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू मेक हैलाइड्स। मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर, शेयरिंग करके बनाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएंगे, तो आयनिक नेचर नहीं होगा, कोवेलेंट नेचर होगा। और क्योंकि MX4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इसने बोला मोस्ट ऑफ द MX4, इसने ये नहीं बोला सारे के सारे कोवेलेंट इन नेचर होंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो मैंने ऊपर बताया ना वो काम का नहीं है, तुम्हारा ये काम का जो मैं रेड से लिख रही हूँ। क्या याद रखना है तुम्हें कि मैम वैसे तो कोवेलेंट नेचर होता है, लेकिन जो SnF4 होता है और जो PbF4 होता है वो आयनिक होता है, यहाँ से आने के 90% चांसेस हैं। SnF4, PbF4 आयनिक इन नेचर होते हैं, और PbI4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता, एक बात बताओ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यही होता है ना, काशीगढ़, शिव पार्वती। तो कार्बन के पास 2s2 2p होता है, 3 4 5 6, तो लेड के पास होता है 6s2 6p2। तो एक बात बताओ,
4 PbI4 बनाने के लिए उसको ये चारों शेयर करने पड़ेंगे, यस और नो। लेकिन होता क्या है, अभी हमने देखा इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो जैसे ही वो पीबीआई बॉन्ड बनाएगा ना, पीबीआई बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद क्या होगा, देखो जब कोई बॉन्ड बनाना होता है एनर्जी रिलीज होती है, जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब पीबीआई बॉन्ड बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि वो 6s वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, अनपेयर कर दे। क्योंकि जब तक 6s के इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होंगे तो क्या वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यस और नो। तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि 6s के इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाए और लड़के बेसिकली PbI4 बना ले। तो यही रीजन है कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। एनसीईआरटी क्या लिखती है, PbI4 does not exist because PbI bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair 6s2 electron and excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired। क्योंकि जब तक 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो आयोडीन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जो नीचे वाले मेंबर्स हैं, जर्मेनियम हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, ठीक है, वो MX2 टाइप के हेलाइड्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, तो बना पाएंगे। तो अगर मैं बोलूं बेटा, एक मेरे पास जर्मेनियम X4 है और एक मेरे पास जर्मेनियम X2 है, एक मेरे पास PbX4 है, एक मेरे पास PbX2 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो जर्मेनियम X4 वाला स्टेबल होगा, क्योंकि होती तो +4 वाली ज्यादा स्टेबल है, और लेड की क्योंकि +2 वाली स्टेबल होती है, तो PbX2 ज्यादा स्टेबल होगा। वही चीज है, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वाटर के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो बाकी नीचे के बंदे हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक सिलिकॉन का एग्जांपल दिया होगा, देखना, चारों Cl जो है वाटर से रिप्लेस हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं सिलिक एसिड। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज सिलिकॉन के पास क्या है, डी ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि SiF6 नेगेटिव तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैम ये नहीं करता, ऐसा क्यों? इंपॉर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी का। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि बेटा देखो, सिलिकॉन अपने अराउंड 6 छोटे छोटे फ्लोरीन को तो एकोमोडेट कर लेगा, लेकिन बड़े बड़े क्लोरीन को एकोमोडेट नहीं करेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो 6 क्लोरीन इस सिलिकॉन के चारों तरफ नहीं रह सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जो SiCl62 नेगेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंपल सा रीजन है। ये वाला पेज पढ़ो प्लीज, स्लाइड पढ़ो ये वाली, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। वही लिखा हुआ है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती। ये पढ़ो, कार्बन पी पाई बनाता है क्योंकि डी ऑर्बिटल है नहीं, खुद के साथ भी बना सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी बना सकता है अपने से ज्यादा। लेकिन जो दूसरे मेंबर हैं, एल्यूमिनियम कह रही हूँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन वगैरह, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि उनके पास पहली बात तो है डी ऑर्बिटल होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, राइट। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है क्या?
उसके बाद कैटिनेशन पढ़ा है तुम लोगों ने, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज, कैटिनेशन, कार्बन पे भाई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक है। तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन किसकी पावर होती, मतलब सबसे ज्यादा कैटिनेशन आपकी कार्बन की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि कार्बन एटम्स हैव द टेंडेंसी टू लिंक विद वन अनदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन एंड रिंग। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। दिस इज बिकॉज सीसी बॉन्ड आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ता जाता है आप लोगों का, है ना, साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और कैटिनेशन की पावर भी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि कार्बन की सबसे ज्यादा कैटिनेशन है, याद रखो इसको। सिलिकॉन की है फिर, और जर्मेनियम और टिन की ऑलमोस्ट बराबर है। ये आपका कैटिनेशन का ऑर्डर है बेटा। ये तो सबको याद रहता है कार्बन की सबसे ज्यादा, लेकिन ये पीछे वाला नहीं याद रखते हैं बच्चे, ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए होगी। और इसी पी पाई और कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में शो, कार्बन अपनी एलोट्रोपिक्स फॉर्म दिखा सकता है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, फुलरिन हो गया। देखिए कितने बड़े बड़े नेटवर्क स्ट्रक्चर्स होते हैं इसी वजह से। खत्म हुआ। खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अभी करने हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में करोगे, जल्दी बताओ। लगेंगे सिर्फ 5 मिनट, तुम्हें सिर्फ आंसर देने हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तुम जैसे बोलो। हाँ राहुल। मैम सी डबल बॉन्ड एस में डी पाई पी पाई होगी या पी पाई पी पाई? बेटा सल्फर के पास तो डी है ना, सल्फर तो अपनी डी यूज करेगा ना। नहीं, पी पाई होगी, इसमें सल्फर अपना पी यूज कर लेगा। पी भी होता है ना उसके बाद 3s2 3p2, तो पी पाई, ठीक है। चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन करो। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, पढ़ना एक बार इसको। एक काम करेंगे, आराम से करवाऊंगी इनको, और मतलब धीरे धीरे से करेंगे आराम से, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट। एक बार तुम ट्राई कर लेना या रहने देना है, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं ही कराऊंगी, क्योंकि लग जाएगा टाइम इसमें, कहने की बात है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो बस ये कुछ क्वेश्चंस है उसको हम खत्म करेंगे, और बस यही है।